हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। लेकिन आज के चैप्टर के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वैद्युत रसायन के बेसिक के बारे में। हाँ, इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत होती है, कुछ बेसिक बातों की जरूरत होती है। आज उन्हीं के हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मेनली 3 टाइप्स में। एक तो हमारा हो गया यहाँ पर वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरा हमारा बेटा यहाँ पर है विद्युत अपघटन, और तीसरा हमारा बैटरी। तो 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तीनों के तीनों पार्ट में जो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाई होगा इसका बेसिक। तो इसलिए आप इसके बेसिक को मिस ना करें, पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, साथ में नोट भी करना है और नोट्स बनाते भी चलना है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे ऑक्सीकारक तथा अपचायक। कौन ऑक्सीकारक होता है, कौन अपचायक, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। और हम क्या बात करने हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ECS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। तो इन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, याद रखना बेटा, ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में, हम विद्युत रसायन को अच्छे से समझने के लिए इन बातों का जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप पे ये बातें आ गए तो यकीन मानो आप उसका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर आपको परफेक्ट समझ में आने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑक्सीकरण, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, किसी भी परमाणु, अणु या आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या कोई अणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या कोई भी आयंस इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पे ध्यान दो बेटा। मान लीजिए मेरे पास Na है, अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन के त्यागने से आता है प्लस, तो इसने क्या करा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो मैं कहूंगा इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ बेटा, इसका ऑक्सीकरण। ध्यान से समझना, किसी भी तत्व पर उपस्थित, क्या कह रहा हूं बेटा, किसी भी तत्व पर उपस्थित, तत्व के परमाणु पर उपस्थित बोल सकते हो, परमाणु पर उपस्थित आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कोई भी तत्व है, उसका परमाणु है, उसके परमाणु पर जो भी आवेश उपस्थित होगा, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, वो आवेश उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। इस बात को भी दिमाग में डाल लो और कहीं को नोट में लिख लेना। हाँ, क्या है ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश, उसी को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मुझे बताओ बेटा, यहां पर कितना चार्ज उपस्थित है सोडियम के ऊपर, 0। ना तो प्लस है ना माइनस है, तो 0 है ना। यहां पर कितना है बेटा, +1। मतलब सोडियम 0 से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा, +1 में। चेक करते रहो, जा रहा है नहीं जा रहा है। सोडियम 0 से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है। मैं सही कह रहा हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, +1 में जा रहा है। अगर बेटा आपने देखा 0 से +1 में, अगर बेटा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो मैं कहूंगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो वहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण होने वाला है। मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है Mg कन्वर्ट हो गया Mg डाई पॉजिटिव में।
तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे? 2 त्यागे होंगे, नहीं त्यागे होंगे? जल्दी बताओ। Mg कन्वर्ट हुआ Mg डाई पॉजिटिव में। प्लस चार्ज क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर चार्ज कितना है? 0, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। तो ये कहां से कहां जा रहा है? 0 से +2 में जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है बेटा? 0 से +2 में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मान लीजिए मेरे पास यहां पर Sn डाई पॉजिटिव है, कन्वर्ट हो गया SN4 पॉजिटिव है। तो क्या हुआ बेटा? इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे। डाई पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में क्या, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो कमी बढ़ गई ना, कितने की बढ़ेगी? 2 की। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, अच्छे से बताओ, ये +2 से कहां जा रहा है? +4 में जा रहा है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4। तो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो मतलब वहां पर उसका क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या है? किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। आप क्या चेक करोगे? ऑक्सीकरण संख्या। क्या चेक करने वाले हो? ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है? एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, Zn ले लेते हैं, Zn। एक और लेते हैं बेटा, Zn। कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने? तो आपको दिख गया होगा शायद कि भाई यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ +2 है। तो ये कहां से कहां जा रहा है? 0 से +2 में जा रहा है। और अगर ये 0 से +2 में जा रहा है तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। एग्जैक्ट क्लियर? सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? चलिए नोट करो, फिर आगे चलते। नोट कर लिया? चलिए अब किसकी बात करते हैं? अपचयन की। अपचयन क्या होता है? किसी भी परमाणु, आयन या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्रिया अपचयन कहलाती है। अगर कोई परमाणु या कोई भी अणु, कोई भी परमाणु या कोई भी अणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। देखो, परमाणु, अणु या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। चलिए अब यहां पर भी देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास Cu डाई पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? Cu में कन्वर्ट हो गया। भाई इस पे 2 प्लस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो प्लस चार्ज खत्म, 0 चार्ज हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर ये +2 है या नहीं है? यहाँ किस में है? 0 में है। तो ये तो +2 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है भैया। कहां जा रहा है? +2 से, +2 से कहां जा रहा है बेटा? ये 0 में जा रहा है। चेक करो, जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है नहीं? +2 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? बहुत अच्छे। तो आप देख सकते हो, अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो मैं कहूंगा फिर उसका क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो फिर उसका क्या होने वाला है? अपचयन होने वाला है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो फिर उसका क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण होने वाला है। क्लियर है बात? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास Cr ट्राई पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, किसमें कन्वर्ट हो गया? Cr। ट्राई पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cr। तो चेक करो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? 3 पॉजिटिव। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो ये +3 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है। +3 से 0 में। तो घट रही है नहीं घट रही है? अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो मैं इसका क्या कहूंगा कि भाई इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो, सॉरी, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या घट रही है ना, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन। तो अपचयन को कैसे पहचानोगे? जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो उसका अपचयन होगा। ऑक्सीकरण कैसे पहचानोगे?
जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, यहां पर Fe ट्राई पॉजिटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और कन्वर्ट हो गया Fe डाई पॉजिटिव में, तो ये +3 से कहां गया, +2 में ही तो गया बेटा, +3 से कहां गया, +2 में। देख सकते हो ये +3 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है नहीं घट रही है। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो फिर हम कहेंगे इसका क्या होगा, अपचयन होगा। इसका क्या होगा, अपचयन। तो कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए नोट करो, फिर आगे चले। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीकारक तथा अपचायक की। ऑक्सीकारक तथा अपचायक की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कौन ऑक्सीकारक होगा और कौन अपचायक होगा, इसको समझ लो। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसका होगा बेटा ऑक्सीकरण। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और वो काम करेगा अपचायक का, मतलब उसे अपचायक कहेंगे। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्लियर? तो चेक करो, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उनका अपचयन होता है, अतः वह ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, यानी कि उन्हें हम ऑक्सीकारक कहेंगे। जबकि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, अतः वह अपचायक का कार्य करते हैं। जिनका ऑक्सीकरण होगा उन्हें अपचायक कहेंगे, जिनका अपचयन होगा उन्हें ऑक्सीकारक कहेंगे। तो चेक करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये Zn है, ये Zn है बेटा, ध्यान से देखना, ये Zn है। अब Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव, ये रिएक्शन है, Zn Cu डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ ये Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu में, ये है। चेक करो, अब आप देख सकते हो, कि Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn डाई पॉजिटिव में। Zn कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn डाई पॉजिटिव में। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। और अगर इसका ऑक्सीकरण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेटा अपचायक। उसे हम क्या कहेंगे, अपचायक। चेक करो बेटा, Cu डाई पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब देख सकते हो डाई पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि ये Cu डाई पॉजिटिव 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी, तो घट रही होगी तो इसका क्या हो रहा होगा, अपचयन। अगर इसका अपचयन होगा तो ये काम किसका करेगा, ऑक्सीकारक का। तो मैं इसे क्या कहने वाला हूं, ऑक्सीकारक। क्या कहने वाला हूं बेटा, ऑक्सीकारक। राइट? तो यहां पर Zn हमारा क्या है, अपचायक है, जबकि Cu डाई पॉजिटिव हमारा यहां पर क्या है, ऑक्सीकारक। क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS की। इसको अच्छे समझना, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, चेक करना बेटा। चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। यहां हम बात करेंगे ट्रिक की, यहां हम बात करने वाले हैं ट्रिक। यहां बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की, अपचयन अभिक्रिया कहो या फिर अर्ध अभिक्रिया कहो, बात एक ही रहेगी। यहां बात करेंगे मानक अपचयन विभव, या मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे डिनोट करते हैं ई नॉट से, और ये किस में होगा बेटा, वोल्ट में होगा। सही है? तो यहां बात करें ट्रिक, यहां अपचयन विभव या मानक अपचयन विभव या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट जिसे हम बोलते हैं। क्लियर बात? तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, ध्यान से समझना बेटा, ट्रिक ये है, चेक करो, लेके बाला सर का नाप,
मंगल, मंगल में दो है बेटा तो इसलिए गैप दूंगा, मंगल में पानी जम, मंगल में पानी जम। ले का मतलब है लिथियम। अब चूंकि यहां अपचयन अभिक्रिया है तो इसका मतलब लिथियम क्या करने वाला है, इसका मतलब लिथियम क्या करने वाला है बेटा, हाँ लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तभी तो अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेगा, जब इस पे प्लस चार्ज हो। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और किस में कन्वर्ट हुआ, ये Li में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है। ले के मतलब पोटेशियम, तो के पे भी प्लस होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और के में कन्वर्ट होगा। बाला मतलब बी ए पे डाई पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बी में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही सर मतलब एस आर डाई पॉजिटिव, बस मैं डाई पॉजिटिव दिखा रहा हूं। का मतलब सी ए, रिएक्शंस तो मैं वहां भी दिखवा दूंगा, फिलहाल आपको एलिमेंट्स का बताओ। सी ए डाई पॉजिटिव, नाम मतलब Na, मंगल मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मंग मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब एल्यूमिनियम, इस पे भी डाई पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे Na प्लस होता है, इस पे ट्राई पॉजिटिव होता है। में मतलब मैग्नीज डाई पॉजिटिव, पानी मतलब H2O, जब मतलब Zn, जब मतलब Zn, ये चार्ज है बेटा। अब बात करते हैं मानक अपचयन विभव। आपको लिथियम का याद रखना है, लिथियम का मानक अपचयन विभव होता है -3.04 वोल्ट, -3.04 वोल्ट। पोटेशियम का होगा -2.92 वोल्ट, ऐसे ही बेरियम को होगा -2.90 वोल्ट। बस इतना काफी है, बाकी आप चलते रहे। क्लियर है बात, क्लियर है भाई। आगे चलो, ट्रिक पे चल रहे हैं हम यहीं पर ना। जम कर आया सीडी को नी सुना, फिर भी फिर भी हंसी, फिर भी हंसी। चापट, चापट का नाम सुना होगा, चापट, चापट सुना है क्या, अरे चापट गंजा हाँ, जो छोटे छोटे दाने से आया करते थे गोली से, बचपन में बहुत खाए होंगे आपने, वही चापट, उसी की बात कर रहे हैं। तो चेक करो, कर मतलब क्रोमियम होता है Cr, आय मतलब Fe, Cd मतलब Cd, को मतलब कोबाल्ट, निकिल, नी मतलब निकिल, Sn मतलब सुना मतलब Sn, फिर भी मतलब Pb, हंसी मतलब हाइड्रोजन, हंसी का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन से। चापट, चापट C मतलब Cu, H मतलब Hg, A मतलब Ag, P मतलब Pt और AT मतलब AU। CuHgPt, CuHg AgPt AU, AgPt AU। ये अगर आप देखो तो यहां पर आ जाओ, यहां पर बढ़ता 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 ऊपर से यहां पर आ गया 0 पे। हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। दिमाग में डाल लो, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0। क्लियर है। Cu का होगा प्लस 0.34 वोल्ट। तो अब देखो प्लस की ओर बढ़ने लगे और बढ़ता 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 जब हम लास्ट पे पहुंचेंगे तो ये प्लस की ओर बढ़ता जाएगा, जैसे सिल्वर का हो जाएगा। कुछ जो मैं लिखवा रहा हूं ना ये खास है, 0.80 वोल्ट, ये बढ़ता रहेगा। तो आपने देखा जो हाइड्रोजन से ऊपर है इन सब का मानक इलेक्ट्रॉन विभव नेगेटिव होगा, जो हाइड्रोजन से नीचे इन सब का मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो ये ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो, ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाँ ऊपर आता है या फिर नीचे आता है, ईसीएस में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। क्या ये बेटा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको ये पता हो कौन सा एलिमेंट कहां आता है, कौन सा ऊपर आता है और कौन सा नीचे आता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। ले के बाला सर का नाम, मंगल में पानी जम। ले मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, बाला Ba, सर Sr, कास कैल्शियम, नाम Na। चार्ज की तो बाद में बात कर लेंगे, पहले एलिमेंट को देख लो। नाम Na, मंगल मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम। में मंगल में मतलब मैग्नीज, पानी मतलब H2O, जम मतलब Zn। इसके बाद देखो बेटा, कर मतलब Cr, आया मतलब आयरन, Cd
सीडी होता है कैसेट वगैरह, वो को नी सुना फिर भी हंसी, मतलब सीडी नहीं सुना फिर भी हंसी आ रही है, हंसी, राइट। तो ये सीडी मतलब सीडी, को मतलब कोबाल्ट, एन मतलब निकिल, सुना मतलब एस एन, फिर भी मतलब पी भी, हंसी मतलब हाइड्रोजन, चापट, चापट सी यू एच जी ए जी पी टी ए यू। बात समझ में आ गई। तो ये सीरियल वाइज आप एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। अब हम वहां पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ट्रिक यहां लिखा हुआ है, ट्रिक यहां लिखा हुआ है बेटा, ट्रिक देख सकते हो आप, ट्रिक यहां लिखा हुआ है। ट्रिक क्या, लेके बाला सर का नाम मंगल, मंगल चेक करो, चेक करो, मंगल, मंगल में मैंने 2 खाने छोड़ दिए बेटा, मंगल ऊपर ले जाते हैं, में पानी जम, मंगल में पानी जम, चेक करो, चेक करो बेटा, लिथियम मतलब Li। अरे रिएक्शन याद नहीं रखनी भैया, रिएक्शन याद नहीं रख रही, सिर्फ एलिमेंट को याद रखना है, कौन सा एलिमेंट ऊपर आता है कौन सा एलिमेंट नीचे आता है, बस ये माइंड रखना है बात आपको। और ये माइंड में रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, ये मेन ट्रिक है बेटा, सिर्फ एलिमेंट याद रखना। मैं आपसे पूछूं बताओ सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ऊपर आता है, तो बस आपके एकदम दिमाग में आना चाहिए कि सर का नाम, नाम मतलब सोडियम, मंगल, मैग्नीशियम, यानी कि सोडियम ऊपर आता है मैग्नीशियम नीचे आता है, बस इतना याद हो, बाकी सारे काम कर लेंगे हम। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आता है कौन सा एलिमेंट नीचे आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो इसलिए ये ट्रिक है। आगे चले बेटा, हाँ ये ध्यान रखो, लिथियम का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो कितना होता है, -3.04 वोल्ट। पोटेशियम कितना होगा, -2.92 वोल्ट। हमें ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं जिस पर टिक करूं वो याद कर लेना, थोड़ा बहुत हिंट के लिए ये याद कर लेना बेटा। और क्या याद करोगे, ये देख लेना एक, और आप सोडियम का देख लेना, Zn का देखना, बस बस ये देख लेना, बाकी इनको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या याद रखने की जरूरत है वो मैं बताऊंगा, फिलहाल आप ये याद कर लेना, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं। देखो अब यहां पर जम, जम कर आया, सीडी को नी सुना फिर भी हंसी, फिर भी हंसी, और चापट, ध्यान देखो, फिर भी हंसी और फिर क्या है चापट, चापट के लास्ट में चापट यानी कि सी मतलब सी यू, एच मतलब एच जी, ए मतलब ए जी, पी मतलब पीटी, ए टी मतलब ए यू, चापट, ए टी मतलब ए यू लास्ट में। और सबसे लास्ट में कौन आया बेटा, F2, सबसे लास्ट में कौन आया, F2, चेक कर रहे हो, F2 चेक करो। तो ये तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कौन कौन से याद रखने आपको। आपको याद रखना है बेटा निकिल का, देख लेना, हाइड्रोजन का, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, क्योंकि सारा खेल हाइड्रोजन से चलेगा, Cu का रख लेना, ओके, Ag का रख लेना, और लास्ट में आपको ये नोट कर लेना अच्छे से, और लास्ट में आपको याद रखना है बेटा F2 का, किसका, F2 का, इसका लास्ट में इसका याद रखना, F2। F2 का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, +2.87 वोल्ट, कितना होता है, +2.87 वोल्ट, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विभिन्न धातुओं को यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी श्रेणी को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। चेक करो, अब चेक करो, चेक करो, ये क्या आप देख रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बेटा, यहां देखो ये सबसे छोटी वैल्यू है या नहीं है, -3.04 वोल्ट। भाई माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू उतनी छोटी होती है नहीं होती है, तो चेक करो ये छोटी वैल्यू है, फिर ये इससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, बड़ी बड़ी बड़ी, बढ़ती जा रहा है नहीं जा रहा, तो ऊपर से नीचे की ओर वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है नहीं, जल्दी बताओ मुझे। तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर
सबसे बढ़ते क्रम में, सबसे कम उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, बढ़ता क्रम यही तो है, सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर है बात? तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट ये रहा, देख रहे हो, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जो धातुएं हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, दिमाग में डाल लो ये बात। तो जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है। जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होंगी उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होगा, जबकि जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होगी उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कैसा होने वाला है? धनात्मक होगा। कैसा होगा बेटा? धनात्मक। यानी के जो SEPS स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा बेटा? क्या होगा? हाइड्रोजन से पहले, हाइड्रोजन से पहले यानी कि बिफोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से पहले आने वाली धातु का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो 0 से क्या होने वाला है? कम होने वाला है। 0 से कम। किसके लिए? हाइड्रोजन से पहले आने वाली धातु के लिए, हाइड्रोजन से पहले आने वाली धातु के लिए। जो हाइड्रोजन से पहले आने वाली धातु है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है धातु, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 0 से कम होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। और जो धातु है हाइड्रोजन से बेटा बाद में आती है, बाद में आती है, हाइड्रोजन के बाद वाली धातु, बाद वाली धातु, जो धातु हाइड्रोजन के बाद आती है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब 0 से बड़ा होगा। क्लियर है बात? ये दिमाग में डाल लो। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक, हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखो बेटा, तीसरा पॉइंट ECS, ECS मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ECS में पहले आने वाली धातु का हमेशा ऑक्सीकरण होगा। पहले आने वाली धातु का मतलब मैंने अगर मान लीजिए 2 मेटल्स ले ली, सोडियम और मैग्नीशियम, 2 मेटल्स ले ली और दोनों को मिक्स करा, तो मुझे बताओ पहले कौन सी धातु आती है? सोडियम आती है, नहीं आती है? तो भैया सोडियम का ऑक्सीकरण होगा, पहले आने वाली धातु का ऑक्सीकरण होगा। आगे देखो, तथा बाद में आने वाली धातु का अपचयन होगा। यानी कि अगर मेरे पास 2 मेटल है तो जो सी मेटल ऊपर आती है, जो सी मेटल पहले आती है उसका ऑक्सीकरण होगा, जो सी मेटल बाद में आती है उसका क्या होने वाला है? अपचयन होने वाला है, उसका अपचयन होने वाला है। दिमाग से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट करना है बेटा। पहले यानी कि मैं बस नॉर्मल लिख दूं फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल, पहले आने वाली धातु ऑलवेज ऑक्सीडाइज, हमेशा ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडाइज। पहले आने वाली धातु का हमेशा क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। और जिस धातु का ऑक्सीकरण होगा उस धातु, वो धातु काम करेगी एनोड का। किसका काम करेगी बेटा? एनोड का। ध्यान रखना, वो काम किसका करने वाली है? एनोड का, मतलब उसका एनोड बनाया जाएगा। जो पहले वाली धातु होगी उसका ऑक्सीकरण होगा और उसका हम क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। यानी कि अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूं और दोनों धातुओं से मिलकर एक सेल बनाऊं, तो सेल में सोडियम का मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एनोड लगाना पड़ेगा। पहले आने वाली धातु का हम क्या करेंगे? हाँ, ऑक्सीकरण करेंगे और उसी का क्या लगाएंगे? एनोड। नोट कर लोगे? मैं यहां लिख रहा हूं लेटर मेटल, यानी कि बाद में आने वाली धातु, बाद में आने वाली धातु का होगा बेटा ऑलवेज रिडक्शन, ऑलवेज रिडक्शन। बाद में आने वाली धातु का हमेशा क्या होने वाला है? अपचयन। और वो काम करेगा, काम करेगा भाई किसका? एट वर्क
एट वर्क कैथोड, वो काम करेगा कैथोड का, उसका कैथोड लगाएंगे। दो चीज होती है ना, एक एनोड और एक कैथोड, तो किसका एनोड लगाएंगे किसका कैथोड लगाएंगे, ये बात आपको पता चल गई। जो पहले धातु आएगी उसका एनोड लगाएंगे, जो बाद में धातु आएगी उसका कैथोड लगाएंगे। मान लीजिए मैं कॉपर और जिंक की बात कर रहा हूं, इन दोनों से मिलकर एक सेल बनानी है मुझे, तो इन दोनों में पहले कौन आता है, देखो सीडी कोनी सुना, सॉरी मंगल में पानी जम, जेडन आ गया, कर आया, सीडी कोनी सुना फिर भी हंसी, और सीयू तो आता है चापट में, हाइड्रोजन से नीचे आता है, यानी कि जेडन ऊपर आ गया, हाइड्रोजन नीचे आया, तो जेडन ऊपर आया, तो जेडन का क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण, और जेडन का हम क्या लगाएंगे बेटा, हाँ जेडन का लगाएंगे हम एनोड। ऐसे ही सीयू का क्या होने वाला है, अपचयन, और सीयू का हम क्या लगाएंगे, कैथोड। सीयू कैथोड का काम करेगा, जेडन एनोड का काम करेगा। तो अब हमें ये भी बात पता चल गई कि किसका एनोड होगा और किसका कैथोड होगा, ये इस बात का भी हमें क्या हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गई कि किसका एनोड होने वाला है और किसका कैथोड होने वाला है। क्लियर है बात। जो पहले आएगी उसका ऑक्सीकरण होगा, वो एनोड का काम करेगा, उसका एनोड बनाएंगे। जो नीचे आएगी उसका अपचयन होगा, उसका क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। चले आगे चलते हैं। पॉइंट 4 बेटा, पॉइंट 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनो, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पॉइंट 4 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कहता है पॉइंट 4, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है, वह अधिक अपचायक होती है। वो उतनी ज्यादा अपचायक होगी जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा। और जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक धनात्मक होता है, वह अधिक ऑक्सीकारक होती है। मतलब जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज्यादा अपचायक होगी, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना धनात्मक होगा वो उतनी ज्यादा क्या होगी, ऑक्सीकारक होगी। तो चलिए अब वहीं पे आते हैं अपनी टेबल पे। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ऋणात्मक है, अब मुझे बताइए यहां पर सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ऋणात्मक है, लिथियम का है या नहीं है, चेक करो जल्दी से बताओ, लिथियम का है या नहीं है, कितना है, -3.04 वोल्ट, सबसे ज्यादा ऋणात्मक है या नहीं है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, लिथियम, सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, लिथियम। अब मुझे बताओ माइनस वैल्यू घटती जा रही है नहीं जा रही है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूं, अगर मैं बेटा कहां से कहां, ऊपर से नीचे की ओर चलूं, चेक करो, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर चलूं तो इसका मतलब अपचायक क्षमता घटती जा रही होगी। बोलो भाई, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू घटती जा रही है नहीं जा रही है। जो भी जितना ज्यादा, जिसका मानक इलेक्ट्रोड वो जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज्यादा या उतनी अच्छी अपचायक होगी। तो सबसे ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड वो किसका ऋणात्मक है, लिथियम का। तो लिथियम सबसे ज्यादा अपचायक है। लिथियम से कम कौन होगा, पोटेशियम, पोटेशियम से कम होगा बेरिलियम, बी सॉरी बेरिलियम कह रहा हूं, बेरियम। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होता जा रहा है, अपचायक क्षमता घटती जा रही है। अगर अब दूसरी बात करते हैं, इसे नोट कर लिया, दूसरी बात करते हैं, इसके अपोजिट अगर आप देखो, इसे नोट कर लेना, मैं बाद में करा दूंगा इसको, चेक करो, इसके अपोजिट देखो बेटा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है, यहां पर चेक करो, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक उसे कहेंगे जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा धनात्मक होगा। क्या सबसे ज्यादा धनात्मक फ्लोरीन का है या नहीं है, चेक करो, सबसे ज्यादा धनात्मक किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन क्या होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होगी नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपचायक क्षमता घटती जा रही है, लेकिन कौन सी क्षमता बढ़ती जा रही होगी, ऑक्सीकारक क्षमता, क्योंकि देखो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही होगी ऑक्सीकारक क्षमता भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही होगी। तो मैं कह सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं, ये नोट कर लेना इसमें, मैं कह सकता हूं ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अपचायक क्षमता घटती है, अपचायक क्षमता घटती है नहीं घटती है, लेकिन
लेकिन ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता घटेगी और कौन सी क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। तो ये ऐड कर लेना इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर हमारे पास क्या हो रही है, अपचायक क्षमता घटती जा रही है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जा रही है। आपको ये भी बात हमेशा याद रखनी है कि सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा, सबसे ज्यादा अपचायक यहाँ पर लिथियम होगा। चलिए नोट करो फिर आगे चलिए। तो हम बात कर रहे थे चौथे पॉइंट की। अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। मेरे पास 4 मेटल्स है, ध्यान से देखना। ए है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है -2.07 वोल्ट। बी है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है हमारे पास -3.04 वोल्ट। सी है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है -0.06 वोल्ट। और डी है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है +1.04 वोल्ट। और हमें बताना है इनको अपचायक क्षमता के घटते क्रम में लिखना है। इनको अपचायक क्षमता के, अपचायक तथा ऑक्सीकारक क्षमता के, दोनों के लिख लेते हैं। ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो, क्रम में लिखो बस। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, चेक करो, मुझे बताओ सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा। हाँ वही होगा ना जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा। इनमें चारों बताओ सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसका है मानक इलेक्ट्रोड विभव, बी का है नहीं, बी है। उससे कम किसका है बेटा, ए का। उससे कम किसका है, सी का। और सबसे कम ऋणात्मक देखना है, सबसे कम किसका है, डी का। तो सबसे ज्यादा अपचायक कौन होगा, बी। उससे कम अपचायक कौन होगा, ए। उससे कम अपचायक कौन होगा, सी। और सबसे कम अपचायक कौन होगा, डी। तो चेक कर सकते हो, मुझे बढ़ता क्रम लिखना है तो सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे कम हमारे पास कौन होने वाला है, डी। उससे ज्यादा कौन होगा बेटा, सी। उससे ज्यादा कौन होगा, ए। और सबसे ज्यादा कौन होगा, बी। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बी का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा ऋणात्मक है तो ज्यादा अपचायक होगा। हाँ, और आपने देखा था जब ऊपर से नीचे की ओर चल रहे थे तो अपचायक क्षमता घट रही थी, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही थी। यानी कि जो अपचायक क्षमता है वो ऑक्सीकारक के क्या है, अपोजिट है। अगर मैंने अपचायक का अरेंजमेंट कर दिया तो ऑक्सीकारक का अरेंजमेंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता कर क्या होने वाला है भाई, चेक करो क्या होने वाला है, जस्ट अपोजिट। भाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है इसमें, डी की है। तो डी सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, हाँ डी सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, ऑक्सीकारक। डी से कम ऑक्सीकारक कौन होगा, फिर सी होगा। सी से कम कौन होगा, ए होगा। और सबसे कम ऑक्सीकारक कौन होगा, बी। क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव बी है तो बी की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा पॉजिटिव डी है तो डी की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा होती है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा धनात्मक होता है, सबसे ज्यादा धनात्मक। सबसे ज्यादा धनात्मक है या नहीं, तो आप अरेंज कर लोगे ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता के क्रम में। हाँ अभी तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, रियल में तो जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे आगे, अभी तो ये बेसिक टर्म चल रही है। हाँ आपको क्योंकि बेसिक पढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी इस चैप्टर के बारे में, ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, फिर चीजों को समझना आसान हो गया। चलिए आगे, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है बेटा, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वह अधिक सक्रिय होती है। तो यानी कि जो अपचायक क्षमता का क्रम है वो सक्रियता का भी क्रम है, धातु की सक्रियता का भी क्रम है वो। हाँ जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतनी ज्यादा सक्रिय होगी, उतनी ज्यादा क्रियाशील होगी। क्लियर है बात। चलिए छठा पॉइंट देखो बेटा, छठा पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, तो छठा पॉइंट ध्यान से देखना बेटा। जब अधिक सक्रिय धातु को अपने से कम सक्रिय धातु के विलयन में डुबाया जाता है तो अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देती है। जब एक अधिक सक्रिय धातु को अपने से कम सक्रिय धातु के विलयन में डुबाएंगे
तो जो अधिक सक्रिय धातु होगी वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देगी। जैसे मेरे पास Zn है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। चेक करो, चेक कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा, चूंकि ये Zn जो है वो अधिक सक्रिय है और कॉपर है जो कम सक्रिय, क्योंकि जो धातु ऊपर आती है उसका मानक इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा ऋणात्मक होगा, वो ज्यादा सक्रिय होगी। जो नीचे आएगी उसका मानक इलेक्ट्रोड बहुत कम धनात्मक होगा, वो कम सक्रिय होगी, सॉरी कम ऋणात्मक होगा, वो कम सक्रिय होगी। तो जो Cu है वो कम सक्रिय है, जो Zn है वो ज्यादा सक्रिय है। अगर Zn ज्यादा सक्रिय है तो Zn क्या करेगी, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देगी, हटा देगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ZnSO4 और Cu क्या हो जाएगा, अलग। Cu हमारा अलग। Zn ने कॉपर सल्फेट विलयन से क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, खुद जाकर बैठ गया। तो एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर देगी। क्लियर है बात? तो आई होप कि आपको ये बातें बेसिक लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।